लाइन बाय लाइन पढ़िए आंसर। इस क्वेश्चन में लिखा है फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। हम बार बार बोल रहे हैं, ये वर्ड ध्यान रखना। जब बॉम्ब कैलोरीमीटर बोला जाए ना, तो इसका मतलब है कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम का बात किया जा रहा है, एंड दैट इज 1364.47 किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कहने का मतलब 298 केल्विन। एज्यूमिंग आइडियलिटी द एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर द रिएक्शन इज, मतलब तुमसे डेल एच ऑफ रिएक्शन पूछा, और डेल एच ऑफ रिएक्शन पूछा मतलब क्यूपी पूछा। कैन वी से दैट कि जो हमारा क्यूपी का वैल्यू होता है वो होता है क्यूबी प्लस डेल एन जी आर टी। तो आप यहाँ क्यूबी के जगह पे डाटा पुट कर रहे हैं, जो हमारे पास है 1364.47 किलो जूल पर मोल। अब आप ऊपर वाले इक्वेशन को देखें, यहाँ डेल एन जी सोचिए, इस इक्वेशन में डेल एन जी सोचिए। डेल एन जी का मतलब होता है नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड में देखो 2 ही मोल गैस है, और रिएक्टेंट साइड में देखो 3 मोल गैस है। तो दिस इज 2 - 3। सो डेल एन जी के जगह पे -1 पुट किए, आर के जगह पे 8.31, और फिर टेम्परेचर के जगह पे पुट किए 298 केल्विन। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ किलो जूल है और ये जो अभी आ रहा है वो जूल आ रहा है। तो आपको किलो जूल या जूल को इस तरह से, इसमें 1000 से डिवाइड कर लीजिए ना, इसमें 1000 से डिवाइड कर लीजिए। अब ये भी हो गया किलो जूल। आराम से यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए, जो आया वही आंसर। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपको करना है, जो आएगा वही क्योंकि आपका आंसर होगा। 2-4 आंसर तो आप ऐसे ही हटा सकते हो। 1364 से जो भी होगा कम होगा, जो भी होगा कम होगा। 1364 से कम कौन कौन है, या तो बी है या फिर डी है। तो बी और डी में देख लेना क्या होगा। ठीक है, बी और डी में देख लेना क्या होगा। समझ में आया? तो ये चीज थोड़ा और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है इन कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर 3.5 ग्राम गैस विथ मॉलिक्यूलर वेट 28, मास दिया है 3.5 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास दिया है 28 ग्राम। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे तो मास बाय मोलर मास होगा 3.5/28 होगा 1/8 होगा। इतना मोल्स, 1/8 मोल्स। टेम्परेचर मेंशन है 298 केल्विन। डाटा तैयार करते हैं। टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर वाज फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम 298 टू 298.45। मतलब टेम्परेचर इनिशियल से टेम्परेचर फाइनल अपना 298.45 केल्विन है। ठीक है, ड्यू टू कंबशन प्रोसेस से ऐसा होगा। गिवन दैट हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज 2.5 किलोजूल पर केल्विन, the numerical value for the enthalpy of combustion of the gas in kilojoule per mole। थोड़ा सोचना होगा। given that heat capacity of the calorimeter is 2.5 kilojoule per kelvin। अच्छा देखो, ये हीट कैपेसिटी लिखा है 2.5 किलोजूल पर केल्विन। अब आप सोचो कि यहाँ टोटल जो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है वो 298 से 298.45 हो रहा है। तो जो टोटल हीट गेन हुआ, याद कीजिए आप एच पढ़े थे, Q/Δt। तो आप यहां से अगर टोटल हीट लिखिएगा तो हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टी लिखिएगा। हीट कैपेसिटी है आपका 2.5 किलो जूल पर केल्विन, और मेरे हिसाब से जो चेंज इन टेम्परेचर दिख रहा है वो 298 केल्विन और 298.45 केल्विन, 45 है ना, 298.45 केल्विन में। तो चेंज इन टेम्परेचर आपको 0.45 केल्विन दिख रहा है। ये केल्विन से ये केल्विन कटा, तो आपका वैल्यू हो गया 2.5
किलो जूल मल्टीप्लाइड विथ 0.45, इतना किलो जूल हीट है। चाहो तो ये मल्टीप्लाई करके देख लो। 25 से 5 मल्टीप्लाई करोगे 125 का 5 होगा, 12 रह गया, 25 4 100, 112। डेसिमल लगा दो यहाँ, तीन, तीन डेसिमल, मतलब 1.125 किलो जूल हीट रिलीज हुआ। हम लोग को क्या निकालना है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन किलो जूल पर मोल। अब देखिए, ये जो हीट आया ना, जो आपका हीट आया है अभी 1 पॉइंट, कितना आया था? 1.125, 1.125 किलो जूल जो हीट आया था, ये था ड्यू टू कंबशन ऑफ 3.5 ग्राम सब्सटेंस। 3.5 ग्राम सब्सटेंस कहने का मतलब 1/8 मोल सब्सटेंस। लेकिन आप जब इंथैल्पी बोलते हैं तो ये तो होना चाहिए फॉर 1 मोल ना, 1 मोल में ना। तो आप अगर 1/8 मोल में जो हीट रिलीज हो रहा है वो है 1.125, इसको जस्ट आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन इट कम्स टू बी किलो जूल पर मोल। 1 मोल में आपको हीट मिल जाए। 8 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया ये? लगभग 10 किलो जूल पर मोल। दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। 10 कि 9? क्योंकि 10 तो है ही नहीं, 9 आएगा सर। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये 9 आना चाहिए। ठीक है, 9 किलो जूल पर मोल। बी आंसर इज देयर। समझो, ऐसे न्यूमेरिकल्स को समझा जाता है। ऐसे न्यूमेरिकल्स में है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझा जाता है कि प्रोसेस क्या है, आखिर इस न्यूमेरिकल के सॉल्व होने में मेथड क्या है। क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोग ये देख रहे थे कि मास कितना दिया हुआ है, तो 3.5 ग्राम। मोलर मास दिया हुआ है 28 ग्राम। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले भाई, 1/8 मोल है। टेम्परेचर चेंज कर रहा है 298 केल्विन से लेके 298.45 केल्विन तक। अब यहाँ पे जो हीट रिलीज हो रहा है या हीट कैपेसिटी जो है वो लिखा है 2.5 किलो जूल पर केल्विन। तो जो एच का वैल्यू है वो क्यू बाई डेल टी होता है, हम लोग सीखे। तो क्यू कितना है, एच डॉट डेल टी। तो आपको पता चल गया कि भाई हीट कितना टोटल आ रहा, 1.125 किलो जूल पर। अब ये जो 1.125 किलो जूल आ रहा है वो केवल 3.5 ग्राम सब्सटेंस के जलने से आ रहा है। लेकिन जब आप इंथैल्पी ऑफ कंबशन का बात करते हैं तब तो वो 1 मोल सब्सटेंस के बर्निंग से आना चाहिए, जस्ट मल्टीप्लाइड विथ 8। क्योंकि ये 1/8 से था, हमको 1 मोल से निकालना था, 8 से मल्टीप्लाई किया, आंसर है। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा समझना है। यही सब रिएक्शन मतलब न्यूमेरिकल पार्ट है ना, हमको बताना है मेनली। थ्योरी वाला पार्ट तो आप खुद भी कर सकते हैं, सब कुछ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आ रहा है। CCl2F2 cooled 1.25 ग्राम सैंपल। तो देखो, मास दिया है 1.25 ग्राम एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर है हम लोगों के पास 1 atm, 320 केल्विन से 293 केल्विन। मतलब आपका जो चेंज इन टेम्परेचर है वो लगभग 27 केल्विन है। ठीक है, ठंडा किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम, जो वॉल्यूम का डिक्रीज हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम था अपना 274 ml, और अपना, सॉरी, और अपना फाइनल वॉल्यूम है, कितना है फाइनल वॉल्यूम? 248 ml। कैलकुलेट डेल एच फॉर दिस इन दिस प्रोसेस। और आपके पास सीपी का भी डाटा दिया हुआ है। सीपी कितना हुआ? 80.7 जूल पर मोल पर केल्विन। हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना डेल एच, एंथैल्पी चेंज निकालना। ठीक,
ड्यूरिंग कूलिंग सैंपल वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम 274 ml to 248 ml. Calculate del H for this. देखिए del H तो सीधा होता है QP, और QP को आप चाहो तो लिख सकते हो NCP del T। ठीक है, NCP del T। इसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल चाहिए। अब आप देखिए, जब आप बोलते हैं CCl2F2, तो आप चाहें तो इसका नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास इसका होगा कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5, ऐसा 2 क्लोरीन है, और फ्लोरीन का 19, ऐसा 2 फ्लोरीन है। तो ये मोलर मास अपना आया 12 प्लस ये 71 और ये 38, ये लगभग 111 आ रहा है। ये मोलर मास। क्वेश्चन में अगर गौर से देखो तो मास दिया हुआ है 1.25 ग्राम, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा यहां से। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास है 1.25 ग्राम और मोलर मास आ रहा लगभग 111। नहीं नहीं, 111 नहीं, 121 के आसपास। हाँ हाँ, 121 के आसपास आएगा। ठीक है, 121। तो इसको तुम अप्रोक्सीमेटली समझो ना, तो ये 0.01 मोल है। इसको अप्रोक्सीमेटली आप 0.01 मोल समझो। तो आप यहीं से आगे लिख सकते हो कि आपको अगर del H लिखना है तो आपको QP लिखना है, और QP का मतलब हो गया NCP del T लिखना है। नंबर ऑफ मोल्स में हम लोग 0.01 मोल ले रहे हैं अप्रोक्स। CP का डाटा हम लोग 80.7 ले रहे हैं, 80.7 जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन। और आपका चेंज इन टेम्परेचर लगभग आपका 27 केल्विन आ रहा है। चेंज इन टेम्परेचर आपका 27 केल्विन आ रहा है। तो जब आप इन डाटा को थोड़ा आगे कलेक्ट करोगे, ये पर केल्विन और केल्विन कटा, इसमें पर मोल से पर मोल कट जाएगा, तो ये वैल्यू हो गया 0.01 इंटू 80.7 इंटू 27, और आंसर हो जाएगा जूल। अब इसका डाटा कितना आ रहा है, रुकिए हम आपको है ना जस्ट कैलकुलेट करके बता देते हैं। .01 मल्टीप्लाइड विथ 80.7 इंटू 27, अबाउट 21.7 के आसपास आ रहा है। 21.7 के अप्रॉक्स आ रहा है। 21.7 के अप्रॉक्स आ रहा है। देखते हैं आंसर क्या है। 21.7। ठीक है, 21.7। अब ये देखो, कोई आंसर इसमें से या तो 22.51 होगा या -22.51 होगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि इसमें से होगा क्या। आप यहाँ गौर कीजिए कि यहाँ जब बोला गया है कि ये कूल हो रहा है, कूल्ड इतना ग्राम ऑफ कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर सैंपल, ये लिखा हुआ है ना। हाँ, लिखा हुआ है कि ये कूल हो रहा है 1.25 ग्राम सैंपल एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब ये हमारे पास ये कूल हो रहा है, ये CCl2F2 ये कूल नहीं हो रहा है, सैंपल को ठंडा कर रहा है। ठीक है, सैंपल को ठंडा कर रहा है। आप मान लीजिए जैसे हम आपको बोले कि A और B को आप टच में रखिए, B हो रहा है ठंडा, तो इसका मतलब A इससे हीट गेन कर रहा है। ए हीट गेन कर रहा है। यहाँ पे बोला है del H आपको लिखने के लिए CCl2F2 का,
तो ये है मेरा CCl2F2 और ये है वो सैंपल। सैंपल ठंडा हो रहा है तो सैंपल हीट लॉस कर रहा है, लेकिन CCl2 और F2 उसी हीट को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो बिकॉज हीट का गेन है तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर 22.51 होना चाहिए, -22.51 नहीं। देखिए दोनों जगह 22.51 है और हम लोग अप्रोक्सीमेटली वही आंसर के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वो एकदम परफेक्ट आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है, मेथड एकदम सही। आपका मेन खेल हो रहा है कि माइनस होगा कि प्लस। सैंपल ठंडा हो रहा है और CCl2 हीट को गेन कर रहा है, तो CCl2 के लिए अगर इंथैल्पी लिखना है, जैसे यहाँ बोला del H फॉर CCl2F2, तो वैसे केस में तो वो हीट गेन कर रहा है, और अगर हीट गेन कर रहा है तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, पूरे मेथड को एक बार समझने का कोशिश करो। सारा डाटा हम तैयार कर लिए इधर राइट हैंड साइड में। हमको del H निकालना था, तो del H के लिए आपके पास QP के लिए फॉर्मूला होता है NCP del T। अब हमको कहीं से नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो उसके लिए हम CCl2F2 का जो फॉर्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के यूज से रफली हम उसका है ना मोलर मास निकाल लिए, वहां से नंबर ऑफ मोल्स गए और फिर del H इक्वल्स टू NCP del T पे क्वेश्चन को यूज करके अपना आंसर निकाला। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आइए, दैट इज 44। molar heat capacity of water at constant pressure is 84 joule per Kelvin per mole. Constant pressure CP 84 joule per Kelvin per mole. When 1 kilojoule of heat is supplied, अगर आप हीट सप्लाई करते हैं 1 किलोजूल, कितने मास को, 100 ग्राम को, which is free to expand the increase in temperature of water, आपको डेल्टी निकालना है। तो सीधा हम लोग यूज कर रहे हैं Q इज इक्वल टू NCP डेल्टी। आपको यहां से डेल्टी निकालना है, तो डेल्टी विल बी इक्वल टू Q बाई NCP। हीट आपका 1 किलो जूल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए 100 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ वाटर, और आपके पास जो CP का वैल्यू है दैट इज 84। आराम से सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो जूल। ठीक है, जो आंसर आएगा वो जूल। ये आपको हीट चाहिए, हाँ सॉरी चेंज इन टेम्परेचर निकालना था ना, तो जो डेल्टी आप निकालोगे वो आपका आंसर है ना केल्विन में होगा, डेल्टी निकालना। सॉल्व कर लीजिए, अपना आंसर दे। चलिए आगे। लिखा फॉर द गिवन रिएक्शन CH4 plus 2O2 arrow CO2 plus 2H2, लिखा करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर del H ऑफ रिएक्शन इज, करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर del H ऑफ रिएक्शन इज, यहाँ तो हम लोग ऐसा सीखे थे ना कि del H ऑफ रिएक्शन इज समेशन ऑफ enthalpy of formation of product minus summation of enthalpy of formation of reactant। जस्ट उसके यूज पे करो और अपना आंसर खुद लिखो। फोर्टी सिक्स में लिखा है मेल्टिंग ऑफ आइस इज द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम सही है, वो तो ऑब्वियसली फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये भी सही। अब 373 पे ये नहीं होता, 273 केल्विन के आसपास होता है। ठीक है, तो आप अगर एक आंसर लिखना चाहें तो बोथ ए एंड बी, 46 में डी आंसर होगा। 47 स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर एट, standard enthalpy of vaporization for water at 100 degrees C is given. The internal energy of vaporization at 100 degrees C is, assuming water vapor to behaves like an ideal gas. अच्छा, वेपराइजेशन प्रोसेस में होता क्या है? वेपराइजेशन प्रोसेस में आपका H2O होगा लिक्विड,
जो H2O के वेपर में बदल रहा होगा, वेपर को आप गैस लेके चले। अब आपके पास इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया है, आपके पास इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मेंशन है, दैट इज 40.66 किलो जूल पर मोल। और आपसे पूछ रहा है इंटरनल एनर्जी डेल ई ऑफ वेपराइजेशन। तो क्या हम लोग ऐसा पढ़े हैं, डेल एच इज इक्वल्स टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए डेल एच इज इक्वल्स टू डेल ई। इस लाइन से जरा सोच के बताओ डेल एन जी कितना है, इस लाइन से सोच के बताओ। हम लोग ऐसा सीखे हैं कि डेल एन जी होता है नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड में तुमको 1 मोल मिलेगा, रिएक्टेंट साइड में 0 मोल मिलेगा। वेपराइजेशन यही होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझे कि डेल एन जी के जगह 1 है, आर के जगह 8.31 है, और टेम्परेचर है आपका 100 डिग्री सी। 100 डिग्री सी का कैल्विन में बदल दो 373 कैल्विन। आराम से कैलकुलेट कर लो, आंसर है, ठीक है। डेल एच है तुम्हारा कितना, डेल एच है तुम्हारा 40.66 और किलो में है तो हम इसको 10.3 कर दें, इतना जूल है। आपको ये डेली ही निकालना है, बाकी ये कैलकुलेशन है आपके पास, इस कैलकुलेशन को आपको करना है। 8.31 और आगे है 373 कैलकुलेट। आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा, इधर लाके माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन, ऊपर वाला सारा आंसर हमको लगता है किलो जूल में है। हाँ, तो आपको फाइनली किलो जूल में बदलना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फाइनली आपको किलो जूल में बदलना पड़ेगा, उसको ध्यान रखना है। 48 में लिखा है द सब्लिमेशन एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आयोडीन आर 57.3 किलो जूल पर मोल एंड 15.5 किलो। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब हो गया सॉलिड से गैस, और फ्यूजन का मतलब हो गया सॉलिड से लिक्विड। देन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन होता है लिक्विड, याद रखना। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाओ तो तुमको निकालना क्या है कि जो आयोडीन मेरा लिक्विड फॉर्म में है उसको वेपराइज करो, मतलब आयोडीन गैस में बदलो। इसके लिए हम लोगों को डेलेच पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। लेकिन जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, जो ऊपर का 2 डाटा है, तो गिवन क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी का मतलब है कि आयोडीन जो सॉलिड में है, अगर आप उसको आयोडीन के गैसियस फॉर्म में बदलते हैं तो जो इसका डेलेच आएगा उसको सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। और क्वेश्चन में बोल रहा है 57.3 किलो जूल पर मोल, ये मिल सकता। फिर बोला है क्या कि इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब है कि जो मेरा आयोडीन सॉलिड है उसको हम लोग आयोडीन के लिक्विड में बदलें। तो यहाँ पे जो डेलेच 2 आ रहा है अपना, वो डेलेच 2 क्वेश्चन में मेंशन है 15.5 किलो जूल पर मोल। अब आप सोचो कि आपको हेसेस लॉ में ऐसा चीज सिखाया जा रहा था कि आप इन दोनों रिएक्शन में ऐसा क्या करेंगे कि ऊपर वाला रिएक्शन आ जाए। तो मेरा कंसेप्ट ये है कि हम अगर मान लो रिएक्शन का नाम लिखें, इसको 1 लिखें, इसको 2 लिखें, और फिर इसको 3 लिखें। तो आप सोचिए कि आप इसमें 2 और 3 में क्या करेंगे कि आपको 1 मिल जाए। तो आप यहाँ 3 को रिवर्स कीजिए और 2 के साथ ऐड कीजिए। रिवर्स 3 then add with 2 to get 1, तब आपको 1 मिलेगा। अब आप देखिए, जैसे ही आप 3 को रिवर्स करेंगे आपका हो जाएगा I2 लिक्विड, ये चेंज करेगा I2 सॉलिड में। और अब आपके डेलेच का वैल्यू हो जाएगा, एक माइनस साइन लग जाएगा, 15.5 किलो जूल पर मोल।
अब आप इसके बगल में लिख लीजिए I2 जो सॉलिड है ये कन्वर्ट हो रहा है मेरा I2 गैस में, और इसका जो डेलेच है वो एज इट इज ही रह जाएगा 57.3। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़िएगा, जैसे ही आप इन दोनों को जोड़िएगा, जब आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये सॉलिड से ये सॉलिड कट गया, आपको मिल गया I2 लिक्विड से I2 गैस जो हम लोग को निकालना था इक्वेशन 1 में। तो क्या यहाँ पे हम लोग डेलेच के लिए दोनों डेलेच को ऐड कर देंगे, दैट इज माइनस ऑफ 15.5 एंड प्लस ऑफ 57.3। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, देख लीजिए क्या आंसर आता है। इतना किलोजूल पर, देखो कोई है आंसर, 41.8 किलोजूल पर, हाँ 41.8 किलोजूल पर मोल। अब आप बताओ सोच के कि प्लस है कि माइनस। ऑब्वियसली प्लस है। अब बार बार आपको थर्मोडायनेमिक्स में बोल रहे हैं, प्लस माइनस बहुत बड़ा मायने रखेगा। अब देखिए आप डी बनाए और सी बनाए, दोनों में न्यूमेरिकल डाटा एक है, ऊपर का भी न्यूमेरिकल डाटा एक ही है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस आपको खाली सोच के आंसर देना। ठीक है, दिस इज 48। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, हेसेस लॉ पे बेस्ट है। इक्वेशन को एडजस्ट करना, संभालना, कैसे एडजस्ट करेंगे, किसको रिवर्स करेंगे, किसको क्या करेंगे, ये सब चीज थोड़ा सोचना है। यहाँ लिखा है द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज गिवन। अगर फॉर्मेशन है NH3 का, तो इसका मतलब है कि N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। लेकिन हम लोग को एक मोल ही बनाना है, हम लोग को अगर एक मोल बनाना है तो हम हाफ N2 लेंगे, 3/2H2 लेंगे और हम NH3 लिखेंगे। हाँ एक मोल बना, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना, तो इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में मेंशन है -81.9 किलोजूल पर किलोजूल पर ये लिखा। The amount of heat required to decompose 26 gram of NH3। जब आप बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 का, तो आपको एक्चुअली NH3 को तोड़ना पड़ता है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। आप देख पा रहे हो कि ये ऊपर वाले रिएक्शन का रिवर्स है, ऊपर वाले रिएक्शन का रिवर्स है। तो याद रखना कि साइन बस उल्टा हो जाएगा, 81.9 किलोजूल पर मोल मैग्नीट्यूड होगा और साइन होगा पॉजिटिव। लेकिन आपसे एक मोल के लिए हीट नहीं पूछा है, आपसे पूछा है 26 ग्राम के लिए हीट। अब आप थोड़ा यूनिटरी मेथड सोचिए, सिंस 1 मोल ऑफ NH3 जो एक्चुअली होता है 17 ग्राम, डिकम्पोजिशन अगर हम 17 ग्राम NH3 को डिकम्पोज करते हैं तो जरूरत पड़ता है 81.9 किलो जूल हीट का। तो अगर हम 17 ग्राम के जगह पर, अगर हम 17 ग्राम NH3 के जगह पर अगर हम 26 ग्राम ऑफ NH3 का डिकम्पोजिशन करेंगे तो कितना एनर्जी चाहिए। तो आपको चाहिए 81.9 बाई 17 मल्टीप्लाई विथ 26, इतना किलो जूल हीट चाहिए। यूनिटरी मेथड से इसको देख लो कितना आ रहा है, जो आ रहा है वही आंसर। कितना आएगा लगभग, कैलकुलेट कर लीजिएगा, वही आपका आंसर। ठीक है, ये चीज यूनिटरी मेथड से सीधा समझना था कि हाँ फॉर्मेशन दिया है तो फिर हमको डिकम्पोजिशन में क्या करना है, उसका उल्टा करना है। क्वेश्चन नंबर 50,
लिखा हाउ मच ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड बाय द केमिकल रिएक्शन इन ऑर्डर टू डिकम्पोज, फिर से डिकम्पोज। इसको तोड़ना भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है जो खुद सॉलिड स्टेट में होता है। और जब आप इसको तोड़िएगा तो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड होता है, और साथ में बनता है CO2 जो गैस होता है। आपको इसी का हीट निकालना है। अच्छा, अगर हमको इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, क्योंकि ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन है, तो हम लोग इसको यूज करने जा रहे हैं समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि डाटा उसी के हिसाब से देखो सबका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस enthalpy of formation of CO2 minus enthalpy of formation of CaCO3। तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, आप डाटा देखो, डाटा देखो। कैल्शियम ऑक्साइड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -635.09 है। फिर CO2 का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -393.51 है। और फिर माइनस कैल्शियम कार्बोनेट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -12.6.92 है। बस कैलकुलेट कर दीजिएगा, जो आएगा वही। ठीक है, जो आएगा वही आंसर। तो ये सब चीज है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आगे की तरफ प्रोसेस कर रहा है, बस धीरे धीरे देखते चाहिए सब कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 51 में लिखा है हेसेस लॉ इज बेस्ट ऑन। आखिर हमारा हेसेस लॉ किस चीज पे बेस्ट है? तो दैट इज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपको इसमें सिखाया गया है कि कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप्स में हो, उसमें जो टोटल एनर्जी का चेंज होगा वो हमेशा है ना सेम होगा। ठीक है, तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। लिखा है द रिएक्शन ए चेंजेस टू सी प्रोसीड थ्रू टू पाथ्स 1 and 2। as shown in figure, the correct relation between del H1 and del H2। जरा गौर करना, ए से सी जाना है। पाथ 1 में जो मेरे पास है वो del H है, और पाथ 2 में पहले ए से बी जाएंगे, बाद में बी से सी जाएंगे। तो क्या हम यहाँ पे सीधा बोल सकते हैं कि जो del H है वो del H1 और del H2 के सम के बराबर है? दिस इज अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ। ए से सी सीधा गया पाथ 1 से, और ए से बी और फिर बी से सी गया पाथ 2 से। तो इन दोनों ही केस में जो चेंज इन एंथैल्पी होगा वो सेम होगा। ठीक है ना? तो आप लिखिए del H इज इक्वल टू del H1 प्लस del H2। कौन सा ऑप्शन है? सी। सी ना? सी आंसर। यही तो है हेसेस लॉ। दिस इज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 53 में लिखा है रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल सिक्वेंशियल स्टेप्स A, B, C and D। The value of enthalpy change for sequential steps are P, Q, R and S respectively. If B and C have equal values of enthalpies change with total enthalpy change T, then choose the incorrect symbolic equation among the following। एक मिनट। मान लो जैसे X है, ये अपने आप को Y में चेंज किया, Y अपने आप को Z में चेंज किया, Z अपने आप को P में चेंज किया, और फिर P अपने आप को Q में चेंज किया। पहला स्टेप में A है, दूसरे स्टेप का नाम B है, तीसरे स्टेप का नाम C है, चौथे स्टेप का नाम D है।
फर्स्ट स्टेप में जो एनर्जी यूज हुआ वो स्मॉल पी है, सेकंड में है ना स्मॉल क्यू है, अगले वाले में स्मॉल आर है और उसके अगले वाले में एस है। तो जो टोटल एनर्जी बोला जा रहा है वो तो एक्चुअली पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस है, टोटल एनर्जी। और क्वेश्चन के हिसाब से जाओ, अगर तुम क्वेश्चन के हिसाब से जाओ तो बोला जा रहा है क्या, इफ बी एंड सी हैव इक्वल वैल्यूज ऑफ इंथैल्पी चेंज, बी और सी मतलब क्यू इज इक्वल टू आर है, बी एंड सी हैव इक्वल इंथैल्पी चेंज। तो अगर हम यहां से लिखना स्टार्ट करें तो पहला वाला सही दिख रहा है, दूसरे वाले में तुम अगर गौर करो, अगर हम लोग Q प्लस आर लिखते हैं तो क्या हम T माइनस P प्लस एस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये बी वाला आंसर सही होगा। तीसरे वाले में गौर से देखो, Q प्लस आर में बिकॉज Q और R दोनों बराबर है तो आप 2Q इज इक्वल्स टू T माइनस P प्लस एस भी लिख सकते हैं, तो ये सी सही है। तो एक डी रह गया जो गलत, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज, हीट ऑफ कंबशन कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन, हीट रिलीज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 विल बी। देखिए अगर हम लोगों का हीट ऑफ कंबशन है तो कार्बन लेंगे, इसके एक मोल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो हमारे पास CO2 बनेगा, और यहाँ पे जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअली इंथैल्पी ऑफ कंबशन है कार्बन का, और वो आंसर दिया हुआ है 393.5 यूनिट है किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। अब आप ऐसे सोचो कि क्या इस रिएक्शन का जब हम लोग इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो लिख सकते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पे ये है हम लोग का -393.5 किलोजूल पर मोल, और ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है। बाकी आपको मालूम है कि फ्री स्टेट में या एलिमेंट्री स्टेट में जो अगर सब्सटेंस रहता है तो उसका हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेते हैं। तो यहाँ से तुमको क्या मिला, यहाँ से मिला कि अगर हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 का लें देन योर आंसर इज माइनस ऑफ 393.5 किलोजूल पर मोल। एक मोल अगर आप CO2 बनाते हैं, एक मोल अगर आप CO2 बनाते हैं तो 393.5 किलोजूल एनर्जी रिलीज होगा, ये इसका मतलब है। सो 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्मेशन रिलीज 393.5 किलोजूल ऑफ हीट। इसका मतलब ये है कि 44 ग्राम ऑफ CO2 अगर हम लेंगे तो रिलीज एनर्जी इतना होगा। देयरफॉर लेकिन क्वेश्चन में बोला है 34 पॉइंट समथिंग, कितना बोला है एक बार देख लो, क्वेश्चन में बोला है 35.2 ग्राम, क्वेश्चन में बोला है 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्मेशन रिलीज 393.5 by 44 multiplied with 35.2 किलोजूल ऑफ हीट, इतना हीट का रिलीज। आप आराम से यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। बिकॉज ये वर्ड रिलीज चल रहा है तो याद रखना जो भी आंसर होगा उसमें एक नेगेटिव साइन भी हो सकता है। बाकी एक छोटा सा कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आप कर लीजिए, ठीक है। माइनस वाला ही आंसर होगा, हमको लगता है जैसे 315 किलो जूल के आसपास आएगा, बाकी और तो कुछ हो नहीं सकता, ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए।
बाकी आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। थोड़ा आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO2 आर इतना, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी। चलिए पहले इंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखिए फॉर कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो आपका रिएक्शन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 और ये बनेगा CO2। इस रिएक्शन में जो भी इंथैल्पी चेंज होगा वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन है कार्बन मोनोऑक्साइड का। आपको यही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलो या इंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलो, क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO माइनस हाफ ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। आपको भी पता है कि जो फ्री स्टेट में है या एलिमेंट स्टेट में उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना लेके चलना है, 0। तो ये आपका आया इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसका वैल्यू हो गया। देखो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, यहाँ पे देखो CO2 है -94 किलो कैलोरी, -94 किलो कैलोरी माइनस CO का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -26.4 किलो कैलोरी, और बाकी ये वाला ऑक्सीजन वाला तो टर्म 0 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर। ठीक है, जो आएगा वही आंसर, इसको कैलकुलेट करना है। चलो आगे बढ़ो। 56 में लिखा है कार्बन इन डायमंड फॉर्म प्लस ऑक्सीजन एरो CO2 डेल एच दिया है। फिर अगला लिखा कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म प्लस ऑक्सीजन एरो CO2 और उसमें डेल एच भी दिया है। तुमसे बोला है कि इस रिएक्शन का इंथैल्पी लिखिए। देखिए जरा हम इसको रिएक्शन 1, इसको 2 और इसको 3 मानते हैं। तो जरा सोचो तो कि 3 आखिर आएगा कैसे। क्या हम 1 को रिवर्स करके 2 के साथ जोड़ दें? रिवर्स ऑफ 1 लेना है और उसको 2 के साथ ऐड करना है तो 3 आ जाएगा। देखो तो 1 को रिवर्स करो, 1 को रिवर्स करो कहने का मतलब है सर CO2 चेंजेस टू कार्बन डायमंड और प्लस O2, तो ऑब्वियसली उस केस में मेरा डिलेच हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, 395.3 यूनिट होगा किलो जूल पर मोल। और इसके साथ 2 नंबर में क्या है, कार्बन है, ग्रेफाइट है, प्लस ऑक्सीजन है और फिर ये CO2 में बदला। इसका जो डिलेच है आपका वो एज इट इज है -393.4। आप इन दोनों को ऐड करने जा रहे हैं। जब आप इन दोनों को ऐड करने जा रहे हैं तो इस ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन कटा, ये CO2 से ये CO2 कटा, आपके पास नेट रिएक्शन क्या बचेगा? नेट रिएक्शन बच रहा है कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म चेंजेस टू कार्बन इन डायमंड फॉर्म। तो आपको यहाँ जो नेट डेल एच होगा वो भी तो इन दोनों के सम से आएगा ना, +395.3 प्लस ऑफ -393.4। अपना सॉल्व कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा। हमको तो जो आंसर दिख रहा है वो प्लस दिख रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 1.9, 1.9। तो ये कैलकुलेशन है और आपको थोड़ा सा अलजेब्रिक ऑपरेशन की तरह इसको लेके चलना है। जैसे अलजेब्रा में इक्वेशंस को एडजस्ट करते थे आप, और एडजस्ट करने के बाद किसी को रिवर्स, किसी को मल्टीप्लाई, किसी को डिवाइड और फिर ऐड, जो ऐड करके सब्सट्रैक्ट करके आप आंसर लाते थे, बिल्कुल वही तरह का फॉलो करना है। एसएस लॉ एंड लैप्लासिस हीट। 57 में लिखा है इन द गिवन रिएक्शन
H2 है, एरो 2H है, डेल H का वैल्यू है 435.0 किलो जूल पर मोल। द इंथैल्पी चेंज इज नॉन एज, द इंथैल्पी चेंज इज नॉन एज, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाँ यूज कर सकते हैं हम लोग, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंड बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ये भी हो सकता है, क्योंकि ये H2 का बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है, और H2 एटम का गलत, H2 मॉलिक्यूल के पूरे एटम्स को तोड़ने के लिए भी ये एनर्जी है, तो ये दोनों सही है, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब डिफिनेशन वाला क्वेश्चन है, आपको बनाना चाहिए। लिखा है अगला, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी H2 104 किलो कैलोरी पर मोल है। फिर आपके पास है बॉन्ड एनर्जी Cl2, मतलब Cl बॉन्ड Cl, ये 58 किलो कैलोरी पर मोल है। और फिर आपके पास बॉन्ड एनर्जी दिया है HCl का, H और Cl का बॉन्ड एनर्जी का डाटा है भाई, ध्यान रखिएगा, 103 किलो कैलोरी पर मोल। देखिए न्यूमेरिकल तो जो बनाना है हम बनाएंगे, लेकिन आप थोड़ा एक बात यहां समझिएगा, सबसे वीक बॉन्ड क्लोरीन का है। क्यों? जबकि सब सिंगल बॉन्ड, जबकि तीनों सिंगल बॉन्ड, लेकिन क्लोरीन का बॉन्ड वीक क्यों है? क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, तो बॉन्ड का लेंथ जितना बढ़ता है ना, बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना कम होता है। ठीक है, तो ये डाटा से भी आपको आइडिया मिलता है। चलिए अब छोड़िए, उसका बात यहाँ नहीं करना था, वो केमिकल बॉन्डिंग का एक कोर्स है। आपको बोला है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl निकालने, तो जब आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl निकालते हैं तो आपको 1 मोल HCl बनना चाहिए। उसके लिए आप H2 लेंगे और Cl2 लेंगे, आप यहाँ हाफ मोल H2 लेंगे, आप यहाँ हाफ मोल Cl2 लेंगे, तब आपको HCl मिलेगा। इसका मतलब 1/2 ऑफ H सिंगल बॉन्ड H है, प्लस 1/2 ऑफ Cl बॉन्ड Cl है, और तब जाके आपके पास H बॉन्ड Cl है। आपको इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल देना है, क्योंकि यही मेरा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा HCl के लिए। तो बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे, बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे लिखने का तरीका होता है समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ, याद करो बॉन्ड एनर्जी में रिएक्टेंट पहले होता है, माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बाद में होता है। तो रिएक्टेंट पहले, इसका मतलब 1/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ H बॉन्ड H प्लस 1/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl बॉन्ड Cl माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ H बॉन्ड Cl। डाटा पुट कर लो, 1/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ H बॉन्ड H कितना लेंगे, 104, 104 प्लस हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl बॉन्ड Cl कितना लेंगे, 58 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl कितना लेंगे, 103। आराम से कैलकुलेट कर दो, ये आपका रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl हो गया। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl बॉन्ड एज गिवन इन द फिगर इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें, ठीक है, कुछ कुछ आपको भी ट्राई करना होगा, तो इसको देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन पे स्किप करेंगे, उसको थोड़ा देखिए। इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज बताना दिया गया है तुमको, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H बॉन्ड H लेना है। अब डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या है कि जस्ट इसको रिवर्स कर दो, अगर तुमको तोड़ना है तो तुम पहले तो इसको रिवर्स करो, तो ये रिवर्स हो गया,
रिवर्स होने पे क्या मेरा जो इंथैल्पी लिखा हुआ है वो प्लस ऑफ 869.6 हो जाएगा। अब अगर आप डिसोसिएशन इंथैल्पी बोलते हैं तो आपको 1 मोल तोड़ना चाहिए, 2 मोल नहीं, 1 मोल तोड़ना चाहिए। तो अगर आप इसको H2 लिखते हैं, इधर 2H लिखते हैं, तो आपका जो डेल एच आएगा, जिसको अब आप डेल एच ऑफ डिसोसिएशन भी कह सकते हैं 1 मोल के तोड़ने के लिए, तो आपका 869.6 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। सॉल्व कर दीजिए, आंसर है। ठीक है, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल है, आराम से सोच के तुरंत आंसर लिख सकते। लिखा है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 y2 एंड xy आर इन द रेशियो 1:0.5:1. Del H for the formation of xy is given. The bond dissociation energy of x2 is देखो यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है x2 का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है y2 का, और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है xy का, इसका रेशियो दिया है 1:0.5:1. सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, कि आप इसको एक डाटा मान ले, इसको स्मॉल x मान ले, तो ये मेरा x/2 है और फिर से ये मेरा x है। आप देखिए, आपको निकालना क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2, ये x2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालना है। इसका मतलब आपको ये x निकालना। तो अब आप आइए, अब आप xy बनाइए, x2 y2 एरो xy। याद रखना कि अगर आप xy का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो 1 मोल xy बने, उसके लिए आप यहाँ हाफ लेंगे, यहाँ हाफ लेंगे। तो क्या आप इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख सकते हैं ऐसे, बॉन्ड एनर्जी आप लेंगे रिएक्टेंट का, याद कीजिए समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो आपके यहाँ डेल एच का वैल्यू हो गया -200, क्वेश्चन में जैसे मेंशन है किलो जूल पर मोल। अब जब आप रिएक्टेंट का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखिएगा तो आप लिखेंगे 1/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 प्लस 1/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ y2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ xy। यही तो है। थोड़ा आगे बढ़ो, ये है -200 किलो जूल पर मोल एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2। क्या हम लोग x2 के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को x माने हैं? 1/2 y2 के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को x/2 लिखे हैं, और फिर xy के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को x, आप सॉल्व करके x निकाल दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड में जो x का वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना, आपका आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, हम बार बार बोल रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी वाला क्वेश्चन पे थोड़ा सोच समझ के अपना काम करो, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। लिखा फाइंड द मल्टीपल बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, जिसमें आप CH का बॉन्ड एनर्जी ले सकते हैं 350 किलो जूल पर मोल CH का, बाकी सब डाटा दिया हुआ है। अगर आप C2H2 को लेंगे और ये टूटेगा, तो ये 2 कार्बन के सॉलिड में जाए और फिर ये 2 हाइड्रोजन में जाए, ये रिएक्शन मान लो 1। थोड़ा सोचना पड़ रहा है प्लान। इसका उल्टा सोच, तोड़िए नहीं, आप एक्चुअली बनाइए। आप लीजिए फॉर्मेशन ऑफ C2H2, C2H2 जो गैसेस फेज में, उसको बनाना है।
तो बनाने का तरीका क्या है, कार्बन लीजिए सॉलिड स्टेट में जो कि ग्रेफाइट का स्टेट होता है, फिर इसमें दो हाइड्रोजन को मिला दीजिए और तब आपके पास बन जाएगा C2H2, ये गैस। सबसे पहले अपना काम है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना, क्योंकि अगर ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाए ना, तो फिर हम लोग इस पे पुट करके बॉन्ड एनर्जी के कंसेप्ट से आगे कैलकुलेशन कर सकेंगे। अब यहाँ लाने के लिए हम रिएक्शन 1 देख रहे हैं, रिएक्शन 2 देख रहे हैं और इसको रिएक्शन 3 देख रहे हैं। एडजस्टमेंट सोच रहे हैं कैसे करें। यहाँ पे एक गैसियस लो कार्बन, अब कुछ एडजस्ट होता हुआ दिखाई दे, देखिए इक्वेशन 1 प्लस रिवर्स ऑफ 2 प्लस रिवर्स ऑफ 3। अच्छे से देखिए समझिए, इक्वेशन 1 को एज इट इज ले लीजिए। इक्वेशन 1 मेरा कैसा है, 2 कार्बन है सॉलिड स्टेट में है, प्लस H2 है गैसियस स्टेट में है, और ये कन्वर्ट हुआ मेरा 2H2 गैसियस स्टेट में, और अपना डेल है 225 यूनिट रखिएगा किलो जूल पर। फिर हम 2 को रिवर्स किए, 2 को जब हम रिवर्स किए तो 2 कार्बन हो गया गैसियस स्टेट में, और ये कन्वर्ट हुआ 2 कार्बन सॉलिड स्टेट में। तो इसके डेल का साइन भी हम पलट देंगे, -1410 यूनिट है किलो जूल पर। फिर थर्ड को भी रिवर्स करो, 2H एरो H2 सब गैस है, तो इसके डेल का साइन भी बदल दो, -330। अच्छा, इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को ऐड करो। तुम ऐड करोगे तो देखोगे कि कार्बन सॉलिड से ये कार्बन सॉलिड कटा, H2 के गैस से ये H2 का गैस कटा। अब जो तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचा है वो 2 कार्बन का गैस है और 2 हाइड्रोजन है, और राइट हैंड साइड में जो बचा वो C2H2 है। यही तो मेरा मेन रिएक्शन था जो हम ऊपर चाहते थे, ये जो हम लिखे हैं फॉर्मेशन ऑफ C2H2, यही तो मेन रिएक्शन है। तो इसका हमको एक तरह से इंथैल्पी मिल गया, 225 प्लस 225 प्लस -1410 प्लस -330, इन सबको ऐड कर, ये हो गया हम लोग का 225 -1410, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ 3 और 1 4, 4 और 3 7, और ये इतना माइनस हुआ। इसको भी माइनस कर लीजिए, 10 में से 5 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, और 7 में से 2 गया तो 5, माइनस इतना किलो जूल पर मोल इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। अब आप जो एकदम ऊपर में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा हुआ है, जहां हम बोले थे कि डेल एच कितना होगा, तो ये आपको अभी मालूम चल गया, ये डेल एच कितना होगा ये अभी आपको मालूम चल गया। जैसे हम लिखे 15-10 के आसपास, ऐसे ही था, 15-15 15-15 किलो जूल पर मोल। अब आप इस ऊपर वाले रिएक्शन को एक बार नीचे ले चलिए, थोड़ा फ्रेश काम करते हैं। नाउ 2 कार्बन है गैसियस फॉर्म में, 2 हाइड्रोजन है गैसियस फॉर्म में, और ये आपका कन्वर्ट हो रहा है C2H2 गैसियस फॉर्म में,
और इसका जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गया वो आ गया -15 किलो जूल पर मोल। क्या हम इसको बॉन्ड के फॉर्म में अगर हम एक्सपेंड करके लिखना चाहें, इसको लिख सकते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन राइट में, एक हाइड्रोजन लेफ्ट में, और इसका ये डेल एच ऑफ रिएक्शन है 15-15। सो डेल एच ऑफ रिएक्शन जैसा कि आप सीखे हैं, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये हम लोग सीखे। तो अभी हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में -15-15। रिएक्टेंट साइड में कार्बन के लिए और हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड एनर्जी 0 है। प्रोडक्ट साइड में देखिए दो बॉन्ड ऐसा है जो सी और एच के बीच बना है, और एक बॉन्ड ऐसा है जो सी और सी के बीच है, ट्रिपल बॉन्ड। सो इट इज -15-15। चला जरा क्वेश्चन में डाटा देखिए तो आप देखिएगा कि सी एच का बॉन्ड एनर्जी दिया है, ये देखो सी एच का बॉन्ड एनर्जी 350 किलो जूल दिया है, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी निकालना 350 दिया है, तो माइनस ट्वाइस ऑफ 350, और ये हम लोगों को बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी निकालना है। आराम से इसको कैलकुलेट करके इसका डाटा निकाल लीजिए, जो आएगा वही आंसर। तो मेथड समझो, इन सारे क्वेश्चंस पे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो खुद भी तुम्हारा दिमाग सेंस करने लगेगा कि नए क्वेश्चन पे हाउ यू हैव टू प्रोसीड। ठीक है, तो इसलिए है ना, थोड़ा थोड़ा ये सब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से 2 बार 3 बार, अगर डाउट हो तो ज्यादा बार प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, given that for the reaction this the bond dissociation energy of HCl, अपने से बना तो वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HCl का निकालना है। ठीक है, आपको इस रिएक्शन का रिवर्स का निकालना है आंसर। हाँ, और कुछ हम बताना नहीं चाहेंगे, आप खुद से बनेंगे इसको, खुद से। enthalpy of sublimation of iodine is 24 calorie per gram at 200 degrees centigrade if specific heat of iodine solid and iodine vapor are given. The enthalpy of sublimation of iodine at 250 degrees centigrade in calorie per gram is. देखिए, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब हुआ कि आयोडीन को आपको सॉलिड में लेना है और सबलाइम करने के लिए इसको फिर गैस में बदलना है। ठीक है, इसके लिए जो इंथैल्पी है, इसके लिए जो डेलएच है आपका, वो डेलएच आपके पास 24 कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, क्या आपको याद है डेलएच इज इक्वल्स टू, हम लोग पढ़े हैं ऐसा, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू सीपी डेल्टी। आप अगर इस डेल एच को लिखना चाहें तो H2 माइनस H1 लिख लें, एंड दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 1 कर लीजिए। जहां सीपी है ना वहां आप डेल सीपी ले लें और यहाँ डेल टी ले लें। डेल सीपी इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो तो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आयोडीन का सॉलिड और आयोडीन का वेपर अलग अलग दिया है, आपको तो चेंज लेना होगा। तो आपको अगर H2 निकालना है तो ये H1 चला गया राइट, प्लस डेल सीपी एंड डेल टी। तो जरा गौर करो, डेल H1 आपके पास 24 कैलोरी पर ग्राम मेंशन, प्लस हम लोग डेल सीपी में क्या करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू दिया हुआ है 0.055 माइनस 0.031, ऊपर डाटा देखते जाना, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। और चेंज इन टेम्परेचर है आपका, 250 फाइनल है,
H2 है और इनिशियल है अपना 200। आराम से सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर। ठीक है, जो आएगा वो आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 65। एक्चुअली ये बॉन्ड हैबर्ट साइकिल है। बॉन्ड हैबर्ट साइकिल जिसका डिस्कशन आपको केमिकल बॉन्डिंग से बोलते आया जा रहा है। ठीक है, बॉन्ड हैबर्ट साइकिल में कोई भी सॉलिड अगर बनता है तो उसके अंदर जितना भी अलग अलग तरह का इंथैल्पीज इन्वॉल्व है उन सबको लेके चला जाता है। आपसे पूछा गया है कि इस पूरे बॉन्ड हैबर्ट साइकिल में 1, 2 और 3 किसको दिखाता है। आप 1 को देखो ध्यान से। जब आप देखिएगा ना तो आपको देखना पड़ेगा कि कन्वर्सन के दौरान कौन कांस्टेंट है और किसमें चेंज हो रहा है। तो तुम जरा गौर करो, सोडियम प्लस यहाँ भी है और सोडियम प्लस यहाँ भी है, लेकिन इसमें क्लोरीन गैस था और इसमें क्लोरीन माइनस है, मतलब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया। तो इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करते समय जो एनर्जी का चेंज होता है उसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब आइए 2 नंबर पे, यहाँ 2 नंबर पे बात करें। तुम देखो तो क्लोरीन यहाँ पे जैसे है वैसे ही क्लोरीन यहाँ है, लेकिन सोडियम यहाँ सॉलिड था और यहाँ सोडियम गैस बन गया। तो क्या हम इसको बोल देंगे सब्लिमेशन हुआ? सब्लिमेशन। तो 2 नंबर जो प्रोसेस है वो एक तरह का सब्लिमेशन में है। अब आप 3 नंबर में देखो तो क्लोरीन एज इट इज है, क्लोरीन बदला ही नहीं, लेकिन सोडियम जो है वो सोडियम गैस से सोडियम सॉलिड बन, सॉरी सोडियम प्लस बन गया। तो क्या इसको बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन इंथैल्पी? तो 1 है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, 2 है सब्लिमेशन इंथैल्पी और 3rd है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ही ऑप्शन तो है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सब्लिमेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्लियर है? चलिए आगे। ये आपको खुद बनाना है, ये आपको खुद बनाना है। ठीक है, वैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सॉलिड को हम है ना एक्वस सॉल्यूशन में बदले तो ये सॉल्यूशन कहलाता है। अगर सॉलिड से आप उसके गैसेस फेज को अलग करते हैं तो ये लैटिस कहलाता है, और फिर गैसेस फेज को एक्वस सॉल्यूशन में बदलते हैं तो इसको हाइड्रेशन कहते हैं। तो अगर आप बॉन्ड हैबर्ट साइकिल यूज करना जानते हैं तो डेल एच ऑफ सोल्यूशन इज डेल एच लैटिस प्लस डेल एच ऑफ हाइड्रेशन होता है। कौन आएगा? तो 1 है सॉल्यूशन, 2 है लैटिस और 3rd है हाइड्रेशन, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो बढ़िया, सी ऑप्शन। आगे बढ़ो। ये लिखा है ऐसा, कंसिडर द केमिकल इक्वेशन दिस फॉर 1 मोल ऑफ सोडियम सॉलिड लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी दिया, सॉल्यूशन का हाइड्रेशन एनर्जी निकालना है। अब हम आपको इसमें क्या बताएं, आप देख लीजिए खुद से ही, ऊपर हम लिख चुके हैं, ये तीनों ऐसे रिलेट होता है। देखिए, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू लैटिस इंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी। बस इसी को लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से इसमें यूज कर लीजिए कि अगर आपको इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो जो लैटिस इंथैल्पी है उसमें हम लोग, जो हम लोगों का हाइड्रेशन इंथैल्पी है उसको जोड़ना है। लैटिस इंथैल्पी में हम लोग को हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, वैसा लेके चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, कैलकुलेशन खुद से कर लेना, सब आसान क्वेश्चन है। 68 में लिखा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन डिपेंड्स। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन इनमें किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तुमको ये बताना है। सबसे पहला चीज तुमसे बोला गया है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। अगला है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। 3rd है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड, अमाउंट। अच्छा, डाइल्यूशन का मतलब जानते हैं? डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आप कितना ज्यादा सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। सॉल्वेंट के एडिशन को डाइल्यूशन कहते हैं।
सॉल्वेंट का जो एडिशन होता है, जैसे आप एक शरबत बना लिए हैं और आप उसमें है ना पानी मिला रहे हैं, शुगर नहीं मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो पानी मिलाना सॉल्वेंट का एडिशन जो है उसी को हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूशन में याद रखना कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसके ऊपर हमारा इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन डिपेंड करेगा। तो 2 and 3 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड पे डिपेंड नहीं करता, वो तो ऑलरेडी सॉल्यूशन बन चुका है। अब सॉल्यूशन जो बना है उसमें पानी ऐड करना, खाली पानी ऐड करना, अब जो एनर्जी रिलीज होगा या गेन होगा उसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूशन प्रोसेस में सॉल्यूट ऐड नहीं होता, खाली सॉल्वेंट ऐड होता है। मतलब कोई घर में आप शरबत बना लिए, बन गया, जितना शुगर डालना था डाल चुके, उसके बाद आप पानी अलग से ऐड करते जा रहे हैं शरबत बनाने के बाद। तो जो आप पानी के एडिशन से जो इंथैल्पी का चेंज होता है, पानी के एडिशन से जो इंथैल्पी, उसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कहते हैं। तो वो डिपेंड करा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो आप ऐड कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये चीज इतना थोड़ा सेव कर लेने दो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस and may only be reversible by some external agency। इरिवर्सिबल होगा और है ना हमेशा किसी ना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के प्रेजेंस में ही होगा, एंड ओनली बी रिवर्स्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, तो देखो इस तरह के प्रोसेस को आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि वो खुद ब खुद है ना एक डायरेक्शन में हो रहा होता है, और उसको अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो वैसे केस में आपको एक्सटर्नल एजेंट चाहिए। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कहलाता है, इरिवर्सिबल होता है, एक तरफ हो रहा होता है, और अगर आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं तब आपको एक्सटर्नल एजेंट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस बिकॉज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों होता है? कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों होता है? दो कारण है, या तो उसके एनर्जी का डिक्रीज हो या उसके रैंडमनेस का इंक्रीज हो। रैंडमनेस बढ़ना चाहिए या फिर एनर्जी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो एक्सोथर्मिक जब रिएक्शन बोला जा रहा है तो एनर्जी डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज इन एनर्जी हैज टेकन प्लेस। एनर्जी के डिक्रीज की वजह से हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। लिखा है द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट्स। इस डायग्राम में क्या है? तो देखो रिएक्टेंट का इंथैल्पी ज्यादा है, प्रोडक्ट का इंथैल्पी कम है। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का इंथैल्पी घटा है तो जो हमारा डेल एच आएगा वो निगेटिव होगा। सो दिस इज एन इंथैल्पी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारा इंथैल्पी है, इंथैल्पी डायग्राम है फॉर किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी का रिलीज हो रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है इस रिएक्शन में द अबव रिएक्शन इज, कार्बन ग्रेफाइड है, दो सल्फर के साथ मिलता है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है वैसे ही कार्बन दो सल्फर सल्फर आइटम के साथ मिलता है और बनता है कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ डेलएच का वैल्यू पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इंडोथर्मिक है। लेकिन ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है, तो एक इंडोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस, इंडोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इंडोथर्मिक भी है और साथ में स्पॉन्टेनियस भी है। अच्छा एक चीज सोचो कि जब इंडोथर्मिक है तब तो सर एनर्जी बढ़ा होगा, सर इस केस में एनर्जी तो इंक्रीज किया होगा, तो फिर स्पॉन्टेनियस आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे है ना रैंडमनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो हम लोग तो ऐसा सीखे थे ना कि स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने के लिए एनर्जी फैक्टर के साथ साथ रैंडमनेस फैक्टर भी देखना पड़ता है। अब दोनों फैक्टर में जो फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट होता है उस हिसाब से आंसर दीजिए।
तो एनर्जी के इंक्रीज करने के कारण रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था, और रैंडमनेस के इंक्रीज के कारण रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो यहाँ रैंडमनेस का इंक्रीज बहुत ज्यादा है, मतलब रैंडमनेस का इंक्रीज जो है वो हमारा बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। इस वजह से ओवरऑल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, रैंडमनेस में बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से। इवन एनर्जी बढ़ रहा है फिर भी स्पॉन्टेनियस इसलिए हो गया क्योंकि रैंडमनेस का इंक्रीज एनर्जी से बहुत ज्यादा डोमिनेट है। ठीक है, सेवेंटी थ्री में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंडीशंस आर सर्टेन टू रिजल्ट इन ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वही बता रहे हैं हम आपको, एनर्जी घटना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए और रैंडमनेस बढ़ना चाहिए। तो एनर्जी घटने का मतलब है एक्सोथर्मिक, और रैंडमनेस बढ़ना मतलब इंक्रीजिंग डिसऑर्डरनेस। तो ये भी आंसर होगा।